सम्राट समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे राजा थे। देश में मुद्रा के चलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान तांबे से लेकर सोने तक की मुद्राओं को लागू किया था। उन्होंने अपने शासनकाल में मुख्य रूप से 7 तरह के सिक्कों को शुरू किया था, जिसे आगे चलकर अर्चर, बैकल एक्स, अश्वमेध टाइगर, सेलियर राजा और रानी और लेयरिस्टर जैसे नामों से जाना गया था। समुद्रगुप्त ने अपनी निपुणता और कुशलता से पूरे भारत को जीत लिया था और वह कभी युद्ध नहीं हारे। इस वजह से ब्रिटिश इतिहासकार B.S. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन करार दिया था। भारत में मौर्य काल के पतन के बाद कई राज्यों का उदय और पतन हुआ। शासकों ने अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई मौर्यों के आसपास नहीं पहुंच सका। लेकिन 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त राजवंश ने भौगोलिक विस्तार और शासन की पूर्णता में मौर्यों के मुकाबले काफी सफलता हासिल की थी। गुप्त राजवंश का उदय कैसे हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जानकार मानते हैं कि शायद एक धनी भूस्वामियों का परिवार था, जिसका धीरे धीरे मगध में प्रभाव बढ़ गया और 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम इसके पहले शासक हुए। उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली लिच्छवी राजवंश की कुमार देवी से शादी की थी। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बुद्धि काफ़ी तेज थी और उनमें राजा के सभी गुण थे। फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी में उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन उनका यह फैसला उनके भाइयों को स्वीकार नहीं था। नतीजन समुद्रगुप्त के भाइयों ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन समुद्रगुप्त ने उन्हें पराजित कर दिया। सत्ता संभालने के बाद समुद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की इच्छा जताई जिसका पूरा नियंत्रण गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में हो और यहीं से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बागडोर संभाली जा सके। इस तरह समुद्रगुप्त मौर्य के इरादों को फिर से दोहरा रहे थे। समुद्रगुप्त ने उत्तर में हिमालय तक सभी राजाओं को जीतने के साथ ही दक्षिण पूर्व के शासकों को अपने राज्यों में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। माना जाता है कि उनकी सेना कांचीपुरम तक प्रभावी थी। उन्होंने आर्यवर्त में अपने 9 विरोधियों को पूरी तरह से कुचल दिया और मध्य भारत से लेकर पूरे दक्कन के कबीले के सरदारों को कर देने के लिए मजबूर किया। उनका यही रवैया पूर्व में रहा और पश्चिम के भी 9 राज्यों को गुप्त वंश में मिला लिया था। इतना ही नहीं, समुद्रगुप्त ने देवपुत्र शाहनुशाही यानी कि कुषाणों, शकों और श्रीलंका के राजाओं को भी कर देने के लिए विवश कर दिया था। माना जाता है कि उनका प्रभाव मालदीव और अंडमान में भी था। समुद्रगुप्त ने करीब 40 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह युद्ध और जीत के लिए ही लायक रहे थे। उन्हें संगीत से भी काफ़ी लगाव था और उन्हें कई सिक्कों में वीणा वादक करते हुए दिखाया गया है। संस्कृत कवि और प्रयाग प्रशस्ति से लेकर लेखक हरिशेन उन्हीं के दरबार में काम करते थे, जो उनके महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। समुद्रगुप्त ने धर्म, साहित्य और कला को भी खूब बढ़ावा दिया और सभी धर्मों और जातियों के साथ एकता बनाए रखी थी। माना जाता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने उनसे बौद्ध गया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी और उन्होंने हाँ कर दिया था। इतिहास में आज इसे एक उदाहरण
के तौर पर देखा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियानों के जरिए आने जाने की सुविधा को सरल बनाया था, जिसके फलस्वरूप माल भारत के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सकता था। इस वजह से लोगों का जीवन स्तर काफी ऊंचा था और उनके पास अच्छे खाने के अलावा अच्छे कपड़े, हीरे, जवाहरात जैसे विरासत के रूप में साधन थे। ऐसा नहीं है कि ये सुख सुविधाएं सिर्फ उच्च तबके के लोगों तक ही सीमित थी। प्राप्त मिट्टी के बर्तनों, तांबों और लोहे की वस्तुओं से पता चलता है कि शूद्र हो या फिर ग्रामीण, उनके शासनकाल में सभी काफी समृद्ध थे। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्यों का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक किया था। उन्होंने छोटे बड़े राज्यों को जीतकर अखंड भारत की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को संभाला। इतिहास में उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।